नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार को सत्ता में आए 2 साल से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन चुनावी वादों को लेकर बीजेपी के हमले थम नहीं रहे। वक्त और नज़ाकत देख बीजेपी सरकार पर हमला कर ही देती है। ऐसे में जब असम में प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाकर लोगों से वोट देने की अपील कर रहे थे, तो रायपुर में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट कर चुनावी वादों की याद दिलाते हुए सरकार पर निशाना साधा। रायपुर लौटते ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी पार्टी के वादों का पूरा लेखा जोखा तो सामने रखा ही, साथ ही बीजेपी से भी उनके वादों का हिसाब किताब मांग लिया। वादों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा मुख्यमंत्री के बीच छिड़ी जंग पर दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। सत्तर सीट हम जीते, हमारे विधानसभा 70 सीटें हैं कांग्रेस की। और राहुल जी शपथ दिलाए, उसको एयरपोर्ट छोड़े, राहुल जी दिल्ली के लिए उड़े और हम लोग मंत्रालय गए सारे मंत्री। राहुल जी दिल्ली नहीं पहुंचे थे, सारे किसानों के 19 लाख किसानों के ऋण माफ हम सब हुए। ये होता कमिटमेंट। 2 साल पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल असम में भी पार्टी की कमान संभाले हुए हैं। 3 दिवसीय दौरे पर असम गए भूपेश बघेल ने ताबड़तोड़ सभाएं लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जीत की रणनीति बता रहे हैं। शुक्रवार को भी जब वो असम के रोपाटी हाट में जनसभा को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां गिना रहे थे और बेहतर भविष्य के लिए असम में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील कर रहे थे, तभी छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने अधूरे वादों का तीर चला दिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल को टैग करते हुए ट्वीट किया, असम में भूपेश बघेल वादे पूरे करने का ढिंढोरा पीट रहे हैं और हकीकत में युवा रुकी हुई भर्तियां मांग रहे हैं। किसान 2,500 रुपए की MSP मांग रहे हैं। महिलाएं शराबबंदी मांग रही हैं। अनियमित कर्मचारी नियमितीकरण मांग रहे हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 11,000 महीना मांग रही हैं। कुल मिलाकर राज्य में नई सरकार को बने 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन विपक्ष के पास अधूरे वादों का तरकश अब भी खाली नहीं हुआ है। आज तक तो 2 साल होने के में दावा ही दावा है। एक भी काम धरातल पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हुआ हो तो ऐसा मैंने देखने को नहीं मिला है। मुझे लगता है कि सिर्फ पेपर में और कागज में ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं और प्रोजेक्ट में कागज में ही दिखेंगे। रमन सिंह के इस फैसले पर जवाब भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से आया। उनके ट्वीट के करीब 1.5 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री रायपुर एयरपोर्ट पर थे और साथ ही सामने था उनका जवाब भी। उन्होंने पलटवार करते हुए कहा कि उनकी सरकार तो किसानों को MSP पहले ही दे रही है, बल्कि दिल्ली में धरने पर बैठे किसान MSP की मांग जरूर कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि बहुत सारे वादे पूरे हो चुके हैं, जो बचे हैं वो भी पूरे किए जा रहे हैं। MSP तो हम तो दे रहे हैं, बल्कि दिल्ली में जो किसान डटे हुए हैं वो MSP मांग रहे हैं और जो वादे हमने किए हैं वो हम पूरा कर रहे हैं। जो मेजर जितने भी हमने लोगों से वादा किया था वो अधिकांश पूरे हो गए हैं, जो बचे उसे भी पूरा करेंगे। बहरहाल राजनीतिक वादों पर हुआ न तो ये पहला विपक्षी हमला है और न ही सरकार की तरफ से आया पहला पलटवार, लेकिन आरोप प्रत्यारोप की अंतहीन लड़ाई में बस जनता ही हाशिए पर खड़ी रह जाती है, क्योंकि होता अक्सर यही है कि चुनाव में वादे भी राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से करते हैं और सरकार बनने के बाद पूरे भी अपने ही हिसाब से। बाकी सिर्फ पक्ष और विपक्ष की जगह बदलती रहती है, नहीं बदलती है तो जनता की तकदीर। राजेश राज, IBC 24, रायपुर। तो वादों पर ये जंग क्यों छिड़ी है? क्या ये वास्तव में कांग्रेस को उसके वादे याद दिलाने की कवायद है, या भूपेश बघेल जी का जो बढ़ता कद है वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को रास नहीं आ रहा है? क्या बात है? इस सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। रजनीश सिंह जी जो विधायक हैं बेलतरा से, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। राजेंद्र तिवारी जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के और वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। उम्मीद करता हूँ कि दोनों जो अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रखने वाले हमारे गेस्ट हैं वो बात राजनीतिक तो करेंगे ही, लेकिन तथ्यात्मक ज़्यादा करेंगे। सबसे पहला सवाल रजनीश जी आपसे, चूँकि आपकी पार्टी के बड़े नेता डॉक्टर रमन सिंह हैं और उन्होंने अलग अलग वर्ग के लोगों को रेखांकित करते हुए युवाओं को, महिलाओं को, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को
ऐसे अलग अलग वर्ग को रेखांकित करते हुए कहा कि इनकी ये मांग पूरी नहीं हुई है। आप मुझे क्या ऐसा कोई इंसिडेंस बता सकते हैं जब 3 बार आपकी सरकार बनी तो आपने सरकार बनते के ही 1 घंटे के अंदर ऐसे कौन से बड़े निर्णय लिए थे जिससे जनता को सीधे तौर पर राहत मिलती? देखिए श्री जी, पहले मैं आप बात किए हैं कि आपने सरकार बनने के साथ क्या किया था, उस पर बाद में आऊंगा। पहले आपने जो प्रश्न किया है कि ये सरकार क्या क्या की है, ये सरकार बने लगभग 27 महीने हो गए। अभी बजट सत्र आएगा, वो बजट सत्र समाप्त होते होते 2.5 साल मतलब आधा कार्यकाल इस सरकार की पूरी हो जाएगी। और ये सरकार, मैं इस घोषणा पत्र को, जो इनका जन घोषणा पत्र था, उसको आपके स्क्रीन में नहीं दिखा रहा हूँ, उसको कई बार मैं दिखा चुका हूँ, लेकिन हमारे कांग्रेसी जो वरिष्ठ नेता हैं उनको भी ये याद होगा, हम सबको याद है कि इन्होंने 36 बिंदुओं पर किया था। उसमें 5-7 बिंदु जो पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें पेज पर है, ये 4-5 पेज का मैं जो इनका वादा है उसको थोड़ा याद दिला देता हूं और उसमें ये कर लेता हूं कि 30 महीने में इसमें कितने कितने काम किए हैं। पहला इनका वादा था कि हम एमएसपी 2500 रुपया देंगे, जबकि इनके पास अधिकार नहीं है कि एमएसपी ये तय करें, लेकिन इन्होंने कहा है कि एमएसपी हम 2500 देंगे। पहला वादा। सभी किसानों का कर्जा माफ, उसमें कोई छोटा किसान नहीं, कोई बड़ा किसान नहीं, कोई मध्यम किसान नहीं, कोई बैंक नहीं कि हम प्राइवेट बैंक का नहीं देंगे, कि राष्ट्रीयकृत बैंक का नहीं देंगे, कि सोसाइटी और सरकारी बैंक का नहीं देंगे। उसमें राशि की कोई लिमिटेशन नहीं, जो भी कृषि ऋण है सब माफ होंगे। आज तक माफ नहीं हुए। 2500 रुपया पिछले वर्ष का आज भी हम बाट जोड़ रहे हैं, 2500 नहीं मिला है। इस वर्ष का तो अभी शुरुआत नहीं हुआ है, पता नहीं कब आएगा। दूसरा वादा, दूसरा पन्ना है, इनको शराबबंदी छत्तीसगढ़ में लागू करेंगे। 2.5 साल हो गया, शराबबंदी नहीं हुआ। तीसरा वादा, बेरोजगारों को 2500 रुपया देंगे, 30 महीने हो गया, अठन्नी नहीं मिला। चौथा वादा, महिलाओं को महिला स्व सहायता समूहों को कर्जा माफ किया जाएगा, कोई शुरुआत नहीं हुई है। 5वां वादा इनका महत्वपूर्ण था कि सभी शासकीय कर्मचारी जो संविदा है, दैनिक वेतन भोगी हैं, अन्य जो है उनको सबको नियमित किया जाएगा। ये 5-6 वादे जो महत्वपूर्ण हैं, और इसको छोड़ के भी और बहुत सारी बात है, मैं 36 वादे गिना सकता हूँ। इसमें कहीं पर शुरुआत नहीं हुई है, तो कैसे हम मान ले कि ये सरकार बड़ी बड़ी बात करती है, हमने वादा पूरा किया, वादा रजनी जी, मैंने आपकी बात बहुत धैर्यपूर्वक सुनी, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, 3 बार जब आपकी सरकार बनी तो ऐसा कोई एक निर्णय बता दीजिए, मेरा भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा, कि आपकी सरकार ने बनते साथ अपना जो घोषणा पत्र था उसका पहला वादा 1 घंटे में या 2 घंटे में या 10 घंटे में पूरा किया। शिरीष जी, हमने कभी नहीं कहा है, न कभी कसम खाई है कि हम जो घोषणा पत्र कर रहे हैं इसको 2 घंटे में पूरा कर देंगे। घोषणा पत्र हमने किया है, उसमें 2003 से 8 तक की ही बात बताऊं मैं, उसमें जितने घोषणा किए थे हमने, उसमें हितग्राही मूलक योजनाओं की, विकास की बात की थी, और वो सब काम को किया। हमने धान के खरीदी के ऊपर किया था, जो धान को डुबो के देखते थे 5 क्विंटल लेते थे, हम लोगों ने उसको 15 क्विंटल किया। धान के सिस्टम को ऐसा किया जिससे कि किसान हमारा आसानी से धान बेच सकता था, कभी उनको पैसे के लिए नहीं करना पड़ा, उनको कभी उनके रकबा में कटौती नहीं की गई। किसानों का जो 14% का ब्याज था उसको घटाते घटाते 9, 6, 3 फिर 0% में लाया। इस किसानों का जो बिजली कनेक्शन था सिर्फ 72,000 आजादी के बाद 2003 तक, उसको हमने 4,50,000 के ऊपर किया। तो इस प्रकार से मैं बहुत सारे काम भी रजनी जी, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी सरकार ने काम नहीं किया। यदि काम नहीं किया होता तो आप 3 बार नहीं आते। आपने काम किया था इसलिए आप 3 बार आए, और उसके बाद जो भी परिस्थितियां हुई तो आपकी सरकार नहीं बनी। खैर, मेरा जानने का आशा ये था कि आपके घोषणा पत्र, जिसको आप लोग वचन पत्र कहते थे, उसमें आपने जो बातें की थी वो उनको कोई टाइम बाउंड आपने उसको पूरा किया क्या? बस इतना एक छोटा सा जवाब चाहूंगा, उसका मुझे राजेंद्र तिवारी जी के पास भी जाना है। आप 2003 से 2008 तक के घोषणा पत्र जो हमारा था, जो हमने कभी कसम खा के नहीं कहा था, हमने धान की भी रेट में आप देखेंगे तो हमने कहा था प्रयास किया जाएगा। इनके जैसे सीधा घोषणा नहीं किया था 2500 रुपया एमएसपी दिया जाएगा, ऐसा नहीं कहा था। मैं अब तिवारी जी के पास होगा तो जरूर बताएंगे कि हमने क्या घोषणा की थी। और 3 से 8 के बीच में 30 महीने के अंदर लगभग सारे काम जो हमने कहा था
वो या तो पूर्ण हो चुके थे या प्रोसेस में आ चुके थे। चलिए ठीक है रजनीश जी, मैं राजेंद्र तिवारी जी के पास जाना चाहूँगा। तिवारी जी, जो बात डॉक्टर रमन सिंह जी ने की है और जो बात रजनीश सिंह जी ने की है अभी, कि आपकी पार्टी के जो बड़े बड़े वादे किए थे वो वादे जैसे के तैसे हैं, उसमें उन्होंने शराबबंदी को भी उल्लेख किया और जो संविदा कर्मचारी थे उनके नियमितीकरण की बात की और भी बहुत सारी 2500 रुपये MSP की बात की। जानना चाहूँगा कि भूपेश बघेल जी ने तो उसका जवाब दिया है, क्योंकि आप पार्टी का पक्ष यहाँ पर रखने के लिए विस्तृत रूप से हैं, तो आप इसमें क्या कहते हैं? ऐसा है डॉक्टर सुरेश मिश्र, अभी मैं रजनीश सिंह जी को सुन रहा था और इसके पहले आपने डॉक्टर रमन सिंह जी का उल्लेख किया। डॉक्टर रमन सिंह जी के पास आजकल कोई काम नहीं है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जरूर हैं मगर उनकी पार्टी उनका किसी प्रकार का कोई उपयोग करती नहीं है, घर में बैठे रहते हैं। तो आजकल ट्विटर जो चला हुआ है उसका उपयोग करते हैं और आजकल पूरी तरह से वो जो साहित्य की एक विधा होती है ना, निंदा रस, तो वो निंदा रस में लगे रहते हैं, बैठ करके आलोचना करना, आलोचना करें तो स्वागत है, निंदा करना, बुराई करना। और उसी श्रृंखला की कड़ी अभी मैं रजनीश सिंह जी को, हालांकि रजनीश सिंह जी को मैं समझदार विधायक मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कुछ चुनिंदा जो समझदार विधायक हैं उसमें इनकी मैं गणना करता हूं, मगर मैं भारतीय जनता पार्टी के वायदों को बात करने लग जाऊं 2003 से लेकर के पिछले 3 चुनाव तक में, तो आप मुझसे कहेंगे कि वो आप क्यों बता रहे हैं, वो आखिरी जो उनका 5 साल का कार्यकाल था वो इतना दुर्गति का भरा हुआ था जिसके कारण इस दुर्गति को प्राप्त हुए हैं। तो मैं नकारात्मक बात नहीं करूंगा डॉक्टर मिश्र, मैं सकारात्मक पहलू की और आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। जी तिवारी जी, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। हाँ नहीं, तो फिर मुझको बहुत समय लगेगा रजनीश जी, बहुत ज्यादा समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। और आज का जो डिबेट है भारतीय जनता, हम लोगों ने मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं डिटेल में जाऊं, मैं विषय पे ही रहना चाहता हूं। हाँ, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि एक पूरी किताब, मगर मैं इसलिए मैं आपको सीधे मुख्य विषय पर आना चाहूंगा जो आप अपनी बात कर सकते हैं। उठाया डॉक्टर रमन सिंह जी ने कहा है और रजनीश सिंह जी ने कहा है। हाँ, मैं सकारात्मक पहलू में, नहीं तो इनके बारे में हरि कथा अनंता की तरह इतनी लंबी इनकी कहानी है कि बताऊंगा तो बहुत समय लगेगा और ये मुझको विश्रृंखलित करने का प्रयास कर रहे हैं। दिशा मत बदलिए, पटरी मुझको मत बदलने दीजिए, आपको विचलित होने की जरूरत नहीं है, आने दीजिए, ये बात जरूर है। हाँ नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, नहीं तो वो इनके सारे वायदे याद आने लगते हैं मुझको जिसको इन्होंने किसी तरह से पूरा नहीं किया। ईमानदारी की बात यह है डॉक्टर मिश्र कि हमने वायदा किया था हम 2500 रुपए किसानों को धान का मूल्य देंगे। 1868 रुपए जो धान का समर्थन मूल्य है उसको देने के बाद में हमने दूसरा रास्ता निकाला कि हम किसी तरह से राजीव गांधी न्याय योजना के अंतर्गत बाकी की राशि किसानों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दें, 10,000 रुपए प्रति एकड़ दें, ताकि किसानों को, हमारा जो वायदा था 2500 रुपए जो हम दे रहे हैं वो धान का उचित मूल्य है, न्यूनतम मूल्य नहीं है। न्यूनतम मूल्य तो 1868 रुपए है और वो भी आपकी केंद्र की सरकार नहीं दे रही है। मैं उस विषय पर भी नहीं जाना चाहूंगा रजनीश जी, मगर 2500 रुपए आज प्राप्त हो रहा है। 3 किस्त उनको प्राप्त हो चुकी है किसान भाइयों को। 31 मार्च के पहले चौथी किस्त भी प्राप्त हो जाएगी। एक दो बातें समझ लीजिए, हमारा जो घोषणा पत्र था, डॉक्टर रमन सिंह जी को मैं स्मरण दिलाना चाहूंगा और रजनीश जी आप भी, अभी तो विधानसभा चालू होने वाली है ना, आप अच्छे से बोलिएगा और गाहे बेगाहे समय मेरे साथ बैठ करके भी चर्चा कीजिएगा। हमारा जो घोषणा पत्र था उसका मूल आधार क्या था यह समझने की आवश्यकता है। हमारा एक खंबा तो यह था कि हम उसमें किसानों की समस्या को रख रहे थे, दूसरा हरिजन आदिवासी पिछड़े वर्ग को रख रहे थे, तीसरा हम बेरोजगारी को रख रहे थे और चौथा सुशासन को रख रहे थे। भूपेश बघेल जी चूंकि खुद किसानों की पृष्ठभूमि से आते हैं, वो किसानों के दर्द को जानते हैं, इसलिए हमारा जो ये वायदा था कि हम किसानों के कर्ज को माफ करेंगे। विपरीत परिस्थिति होने के बावजूद भी 9,750 करोड़ रुपए के कर्ज की माफी किया।
25 रुपए में धान की खरीदी को प्रारंभ किया। नरवा गरवा गुरवा बाड़ी के माध्यम से विभिन्न योजनाएं हमने जब गोबर खरीदी की योजना बनाई तो आप लोगों ने तो बड़ी खिल्ली उड़ाई थी। वो तो बाद में आरएसएस के लोगों ने आकर के स्वागत करना प्रारंभ किया भूपेश बघेल जी का, और केंद्र की सरकार ने उसको हृदयंगम किया, अंगीकार किया, तब आप लोगों की बोलती बंद हुई। नहीं तो वो चंद्राकर जी आपके विधायक महोदय क्या बोले थे, खैर जाने दीजिए। दूसरी बात, दूसरा उल्लेखनीय मामला, हमने आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों के हितों का संकल्प उठाया हुआ था। तो जैसे ही सरकार बनी भूपेश बघेल जी ने आदिवासियों की उनकी जमीन को वापस करने का काम किया। आप 2500 रुपए देते थे, हमने 4000 रुपए तेंदुपत्ते को देने का काम किया। 17 रुपए आप महुआ की खरीदी में देते थे, हम 30 रुपए प्रति किलो दे रहे हैं। आपके समय में केवल 7 वनोपज की खरीदी होती थी रजनीश जी, इस समय 52 वनोपज की खरीदी हो रही है। और पूरे हिंदुस्तान में जो वनोपज की खरीदी हुई उसका 78%, मैं अधिकृत आंकड़े के साथ कह रहा हूं, 78% केवल और केवल छत्तीसगढ़ में हुआ था। बेरोजगारी का मामला यह था कि केंद्रीय स्तर पर आंकड़ा अगर उसके मामले में बताने लगूं तो आप बगले झांकने लग जाएंगे कि किस प्रकार से धोखाधड़ी का काम नरेंद्र मोदी की केंद्र में बैठी हुई सरकार ने किया था। हालत यह थी कि जब 6.5% पूरे देश में बहुत अच्छी स्थिति होने के बावजूद जब 6.5% बेरोजगारी थी तो छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी का प्रतिशत मात्र 3.2 था। और हमारा उद्देश्य ये था, हर मामले में हम ये चाहते थे कि गांव का समग्र विकास हो, गांव में समृद्धि हो। गांव में समृद्धि होगी तो उसका असर शहरों में अपने आप दिखाई देने लगेगा। और वो दिखा कि जिस समय किसानों की जेब में पैसा आया तो रायपुर से लेकर के शहरों के बाजार पूरी तरह से आह्लादित और प्रसन्नचित रहे। तिवारी जिन चीजों का आप उल्लेख कर रहे हैं उनमें से बहुत सारी चीजें हम सभी को मालूम भी है, और लेकिन अभी टाइम एक ब्रेक का हो गया। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होते हैं, तो आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। और साथ में मेरे भी कुछ सवाल हैं कि डॉक्टर रमन सिंह ने ये ट्वीट क्यों किया, क्या आपकी पार्टी की सफलता या आपकी पार्टी के नेता की सफलता से झुंझलाकर या उससे परेशान होकर उन्होंने ये किया, इन सब सवालों का भी जवाब चाहूँगा। तिवारी जी, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल किया था और मैं चाहूँगा उसका स्पेसिफिक और छोटा उत्तर चाहूँगा, क्योंकि बात रमन सिंह जी के ट्वीट के जो विषय वस्तु है उस पर नहीं है। उन्होंने जो ट्वीट किया उसकी टाइमिंग को लेकर है। तो क्या आपको लगता है कि डॉक्टर रमन सिंह या उनकी पार्टी के अंदर जो एक नेतृत्व के लिए वर्चस्व का खेल चल रहा है वो, या आपकी पार्टी के जो नेता हैं भूपेश बघेल, उनका जो बढ़ता कद है, वो कौन सी चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी को परेशान कर रही है, जिसकी परिणति इस ट्वीट के रूप में दिखाई दे रही है आपको? दोनों बात है। सबसे पहली बात तो ये है, मैं आपको उल्लेखित करके कहना चाहूंगा डॉक्टर मिश्र कि इस समय डॉक्टर रमन सिंह जी पूरी तरह से कुंठा के शिकार हैं। वो देखते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने भूपेश बघेल को हर स्तर पर प्रताड़ित करने का प्रयास किया। भरी बरसात में उनकी जमीन की नापजोक करवाया, किस तरह से उनकी बूढ़ी मां को बैठाल करके थाने में पूछताछ होती रही, किस तरह से मुकदमे में जीते हुए मामले को पुनर्जीवित करने का काम किया उन्होंने। वो देखते हैं कि एक तरफ तो उन्होंने इस तरह से प्रताड़ित करने का काम किया। मैंने राजनीति में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, मैंने राजनीति में विचारधारा की लड़ाई देखी है, मैंने व्यक्तिगत वैमनस्यता पहली बार देखी है इस छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह जी के कार्यकाल में। तो उनको तो ये लगता है कि जिस व्यक्ति के साथ में मैंने ऐसा किया, आज वो राष्ट्रीय स्तर पर किन ऊंचाइयों को छू रहा है। इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस आला कमान उनकी महत्ता को देखते हुए, उनके अनुभव को देखते हुए, उनकी जबरदस्त कार्यप्रणाली को देखते हुए उनको हर स्थान पर भेजने का प्रयास कर रहा है और उनको पूरी तरह से मान प्रतिष्ठित करने का काम कर रहा है। तो उनको तो इस बात की, हालांकि जलन जैसा शब्द बहुत छोटा है, मैं कुंठा शब्द का इस्तेमाल करूंगा, वो इस बात को लेकर के कुंठित होते हैं। और दूसरी तरफ उनकी खुद की पार्टी उनका किसी प्रकार से मान सम्मान नहीं करती। मुझको बताएं, इतनी जगह वो तो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, उनकी पार्टी ने उनका कहां उपयोग किया है किसी प्रकार का? रघुवती पुरंदेश्वरी जो उनकी प्रभारी है वो आती है, उस समय मीटिंग में चले जी। क्या ये मान लिया जाए कि डॉक्टर रमन सिंह जी का जो तीर है वो सही निशाने पे लग रहा है, वो अपने उद्देश्य में सफल हो रहे हैं? डॉक्टर रमन सिंह जी अगर तथ्यात्मक बात करें, ईमानदारी की बात करें, सत्य को उजागर करने का काम करें,
तो हम स्वागत करेंगे उनका, मगर झूठ बोलना, असत्य बात करना, शब्दों को तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करना, और एक एक बात उन्होंने जितने भी अभी आरोप लगाए हैं, एक एक का मैं छिद्रान्वेष करूंगा डॉक्टर मिश्र, तो आप मुझको या तो समय दीजिए, मैं उनकी एक एक बात की मीमांसा करना चाहूंगा कि किस तरह से असत्य बात बोल करके दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जितनी बात वो यहां करते हैं, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए उन्होंने क्या किया, राष्ट्रीय स्तर पर कौन सी पहल किया है, किस तरह से यह प्रयास किया कि छत्तीसगढ़ के किसानों को 60 लाख टन का वायदा किया है ना चावल खरीदने का, उस वायदे को पूरा करने के लिए डॉक्टर रमन सिंह ने क्या किया है। केवल और केवल मुख्यमंत्री का काम है, वो कर रहे हैं, मगर थोड़ा तो उनको अपनी जिम्मेदारी का भान होना चाहिए। चलिए, वो विपक्ष के नेता हैं, उनकी जिम्मेदारी, उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि छत्तीसगढ़ के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं, मुख्यमंत्री के लिए नहीं, मगर छत्तीसगढ़ के सुदूर वनवासी में रहने वाले आदिवासियों के लिए और उन किसानों के लिए जो खून पसीने की कमाई के लिए संघर्ष कर रहे हैं। रजनीश सिंह जी का जवाब देना चाहूंगा। रजनीश जी, साथ अत्याचार हो रहा है उसकी तो बात कही उन्होंने, जिस तरह की बात राजेंद्र तिवारी जी ने जो बात कही, इसके अलावा मेरा ये कहना है, मेरा एक सवाल ये है कि डॉक्टर रमन सिंह जो ट्वीट कर रहे हैं, यदि उनको लगता है कि कांग्रेस की जो सरकार है, भूपेश बघेल जी की जो सरकार है, उसने अपने वादे पूरे नहीं किए हैं, तो आपकी पार्टी ट्वीट से ही क्यों काम चला रही है? आप जनता के बीच में एक आंदोलन क्यों नहीं शुरू कर रहे हैं? आप इसको एक जन आंदोलन क्यों नहीं बना रहे? यदि आपको लगता है कि आपकी बात में दम है और जनता आपके साथ आएगी, तो केवल ट्वीट करके, मतलब जैसे पानी में पत्थर छोड़ने जैसी स्थिति है ये। आप इसके लिए जो विपक्ष की भूमिका होना चाहिए, वो आप फील्ड में उतरकर या जमीन पर उतरकर कब शुरू करेंगे? शिरीष जी, मैं बहुत देर से आदरणीय तिवारी जी को सुन रहा था। उन्होंने लंबा विस्तार से अपना भाषण दिया है और मैंने उनसे जानना चाहा कि मैं खुद जानना चाह रहा था कि हमारे वादे का 5 तो गिना दीजिए, उन्हें गिना पाए, पुस्तक छप जाएगी, रामायण छप जाएगी। रजनीश जी, मेरा बड़ा स्पेसिफिक सवाल है। एक डिबेट रखवाइए डॉक्टर मिश्र, इस विषय पर एक डिबेट रखवाइए। इतना समय मिला है, मैं 1 मिनट में अपनी बात आपके स्पेसिफिक सवाल का भी जवाब दे रहा हूँ, बहुत उसी में आ रहा हूँ। उन्होंने 2-3 चीज कही है और मैं तिवारी जी से उम्मीद नहीं करता। उन्होंने एक शब्द कहा है कि प्रधानमंत्री जी ने धोखाधड़ी। अरे मैं ऐसे उपमाओं को इस्तेमाल कर सकता हूँ तिवारी जी। आप जिस रोजगार की बात करते हैं, पीठ थपथपा रहे हैं, 98 रुपया खर्च नहीं किए हैं, रोजगार गारंटी काम को गिना रहे हैं। अभी आप गिना के बताइए कि क्या क्या मई के बाद रोजगार उपलब्ध कराए हैं। मई के बाद अभी फिर जनवरी आ गया। दूसरी बात, आपने कहा है कि आप इसमें आंदोलन क्यों नहीं करते। इनको हमने कहा था 1 साल समय देंगे। मार्च 2020 से पेंडेमिक चल रहा था और शिरीष जी, आपके कॉरेस्पॉन्डेंस आते हैं, आप भी कभी कभी आते हैं विधानसभा में। जनवरी 2019 से ये 59 विधायक थे, अब 70 हो चुके हैं और फिर 22 तारीख से आपको आमंत्रण देता हूं। 22 तारीख के बाद आके आप 26 मार्च तक का जो सत्र है उसमें देखिएगा, कहीं दूर दूर नहीं टिकते। 14 विधायक हमारे 4-5 अन्य पार्टी के हैं, इतना इधर उधर का जवाब देते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरे जवाबदारी के साथ विपक्ष की भूमिका में है। हमने अभी किसानों के मुद्दे पर आंदोलन किया है, महिलाओं के मुद्दे पर आंदोलन किया है और अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं, बिलासपुर नगर निगम को विस्तार कर दिया गया है। 2 साल में 10 करोड़ दिया है, जितना एक पंचायत के पास पैसा आता है। 5 लाख 92 लाख टन धान की खरीदी हुई है। रजनीश जी, आपके कार्यकाल में कभी कल्पना भी किया था क्या आपने? सुना है, थोड़ा सुन लीजिए। मैं मिश्रा जी के बात का जवाब दे रहा हूं और मिश्रा जी आने वाला समय इनका नाक में दम करेंगे, नाक में चना चबाएंगे। रोड की लड़ाई हो, सदन की लड़ाई हो, ये हर मुद्दे पर फेल हो चुकी सरकार अपना पीठ थपथपाते रहे, अपना नेता का कद बढ़ाते रहे। हमको उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपका कद बढ़ गया है, आप उस भ्रम में रहिए। माननीय रमन सिंह जी 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, 2.5 साल नहीं हुआ है। आपका क्या स्थिति हो रही है आपके? चलिए, इस चर्चा का विषय जो था वो वादों को लेकर जो एक राजनीति चल रही है उस पर था। आप दोनों ने अपनी अपनी पार्टी का बहुत अच्छे से पक्ष रखा। उम्मीद की जानी चाहिए जो वादे हैं वो पूरे हों और आपकी पार्टी से भी उम्मीद की जानी चाहिए, भारतीय जनता पार्टी से, कि वो सिर्फ ट्विटर की राजनीति ना करे, वो फील्ड में जनता की राजनीति करे, जमीन पर उतर कर राजनीति करे। इस चर्चा में भाग लेने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।